तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर, मेजर कलसी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को लग रहा होगा कि मैम ये तो हमारा लाइव लेक्चर आता है सुबह 7 बजे, आज ये कैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो बेटा मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ रही है, इस वजह से ये हमने आपका नुकसान ना हो इस वजह से ये लेक्चर पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है ना। तो एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है ताकि इसको अगले दिन जब आप सुबह 7 बजे देखें तो आपको ये वीडियो लेक्चर मिले और आपका करंट अफेयर का क्लास एज इट इज चलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना समय गंवाए जिस तरह से हम करंट अफेयर की क्लास में अपने लेक्चर्स क्वेश्चंस करते जाते हैं, जो न्यूज़ है उसको कवर करते जाते हैं क्वेश्चन। हाँ, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर में बस एक व्यवधान आएगा कि हम आपसे जो क्वेश्चंस पूछते जाते हैं वो हमारा एक जो पूरा कोऑर्डिनेशन बनता था जिसमें मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोग आंसर कर देते थे, वो थोड़ा इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई नहीं, आपको कॉमेंट सेक्शन में रिकॉर्डेड में आपको कॉमेंट सेक्शन में क्या करना है, जो सारे आंसर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो आपको बताते हुए चलने हैं। तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस 19-20 का अंतर रहेगा। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो इसमें आप पहली न्यूज़ देख पा रहे हैं, फॉर्मर सीजेआई रंजन गोगोई रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। तो इन्होंने क्या किया है, जो इससे पहले सीजेआई थे, अभी के सीजेआई कौन है इसका आंसर आप लोग देंगे और क्या बताएंगे, है ना। जो लाइव लेक्चर में हमारे लगातार हमारे गुड्डू हो गए, आशुतोष हो गए, मुस्कान हो गए, कई सारे स्टूडेंट्स, विशाल हो गए, ये सब क्या करते हैं, लगातार आंसर्स देते रहते हैं। तो अभी भी आपको आंसर देना है, तो आपको बताना है करंट में सीजेआई कौन है और किस नंबर के सीजेआई हैं। ये मतलब होता है ना 49th नंबर के हैं कि 50th नंबर के हैं, तो ये भी आपको आंसर में बताना है। ठीक है, सीजेआई मतलब मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फॉर्मर सीजेआई रंजन गोगोई, है ना, जो इससे पहले रहे हैं, रंजन गोगोई जो रहे हैं, ये रंजन गोगोई रिलीज्ड अ बुक टाइटल चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। रंजन गोगोई के टाइम पे बेटा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इन्होंने लिया था, राम मंदिर पे लिया था। ठीक है, किस पे लिया था, राम मंदिर पे लिया था। तो फॉर्मर सीजेआई रंजन गोगोई रिलीज्ड अ बुक टाइटल चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 बुक किसने रिलीज की है, फॉर्मर सीजेआई रंजन गोगोई ने। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसका आप चाहें तो उसको लिख लीजिए या फिर आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फिर उसके बाद हमारे इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की डायरी, मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये पुस्तक किसकी है, ये डायरी किसके रूप उसमें है, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अब असम के लगे हाथ आपको क्या बतानी है, कैपिटल भी बतानी है। तो फिर उसके बाद इसमें देखते हुए चलते हैं, डायरी को खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है। इसको याद रखना, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, राइटर में मत लिख देना कि चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 में ये आप रंजन गोगोई लिख दीजिए। तो वो लिखा किसने है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही लिखा है, इसको इन्होंने रिलीज किया है। इस डायरी में सीएम बिस्वा के पहले साल के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस डायरी में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दिन प्रतिदिन की जितने भी उनके कार्यकलाप थे, जितनी भी सारी चीजें थी, उसको इन्होंने इसमें क्या किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा अगले 4 वर्षों में अपनी डायरी के और संस्करण भी निकालेंगे, यानी अगले 4 वर्षों में, ये इनके फर्स्ट ईयर का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने जो सारी चीजें की थी उसको इसमें क्या किया है, मेंशन किया है। आगे की जो चीजें आएंगी उसको वो आगे अपनी इसमें क्या करेंगे, मेंशन करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज में ये तो हमारे आगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या अगली न्यूज में ही आ गए। तो सीजेआई जो करंट के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये इनका नाम है पूरा, टू बी कन्फर्ड विद 2022 CLP अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल। हार्वर्ड लॉ स्कूल की तरफ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है ना, आगे ही न्यूज़ में हम इसको कवर कर देंगे। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल की तरफ से इनको क्या दिया गया है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। इनको क्या मिला है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो चलिए फिर इसमें देख लेते हैं। तो कानूनी पेशे पर हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड, है ना, ये कौन सा अवार्ड है, सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। कौन सा अवार्ड है, CLP जो हमने लिखा था ना, सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड। तो बस आपको केवल इतना याद रखना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो CLP अवार्ड दिया जाता है, सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, किसको दिया गया है, भारत से, तो जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उन्हें दिया गया है। बस इतना याद रखना था इसमें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी।
अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। इंडिया आइडेंटिफाइज 2 लिथियम एंड 1 कॉपर माइन इन अर्जेंटीना। ये इस न्यूज़ को मैं जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूं उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, भारत में हमने क्या कहा कि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ पे अगर कोई भी ग्लोबल मुद्दा होता है तो बातचीत किस में होती है? क्लाइमेट चेंज पे बातचीत होती है। क्लाइमेट चेंज पे बातचीत होती है फ्यूल के लिए। देखिए, रशिया से युद्ध छिड़ा पड़ा है, फ्यूल के लिए जब बातचीत होती है तो ये होता है कि हमको नवीकरणीय ऊर्जा पे क्या करना है, हमको जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पे क्या करना है, शिफ्ट होना है, ताकि ये जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी निर्भरता है और फॉसिल फ्यूल पे हमारी निर्भरता कम हो। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो भी हमारी मांग है उसका 80% हम तेल क्या करते हैं, आयात करते हैं, और आयात करने में लगभग 16 से 17 लाख करोड़ रुपए तक हमारा क्या जाता है, इस तेल को आयात करने में जाता है। तो हम नवीकरणीय ऊर्जा में शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा पैसा ही बचेगा। दूसरी ओर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, कल की क्लास को हमने आज रिकॉर्ड कर दिया। आप क्या कर रहे हो, आप इस लेक्चर को दूर दराज बैठ के इसको अपने कंफर्ट जोन में बैठ के इसको देख पा रहे हो। ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पे देख रहे होगे। फ़ोन या लैपटॉप पे आपके बैटरी लगी हुई है। अभी वो बैटरी किसकी है, लिथियम आयन बैटरी है। तो वो लिथियम कहाँ से आता है, तो भारत में तो लिथियम वो नहीं है, तो भारत को लिथियम आयात करना पड़ता है। तो मतलब जितनी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें भारत को आयात करनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में अभी ये लिथियम विश्व में, ये लिथियम आपका अर्जेंटीना में हो गया, बोलीविया में हो गया, ये लिथियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये अर्जेंटीना कहाँ है, बोलीविया कहाँ है, तो बेटा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका महाद्वीप है। उस महाद्वीप में ये नीचे की तरफ कंट्री आती है अर्जेंटीना, जिसने अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप जीता है। क्या जीता है? फीफा वर्ल्ड कप। उसी के बगल में एक छोटी सी कंट्री, ऐसे पतली सी लंबी सी कंट्री आती है, चिली, है ना। तो यहाँ पे जो लिथियम का आपको क्या देखने को मिलता है, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है कि ये जो 3 कंट्रियां हैं आसपास, यहाँ पे जैसे जिसमें से बोलीविया हो गया, बोलीविया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री होने का मतलब देखिए, एक न्यूज़ में कितनी सारी न्यूज़ हमारी कवर हो रही है। लैंड लॉक मतलब जो चारों ओर से दूसरे देशों से घिरी रहे, मतलब उसका सीधा एक्सेस, उसको समुद्र का एक्सेस ना मिल रहा हो, उसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, तो बोलीविया में हो गया, अर्जेंटीना में हो गया। तो रिसेंटली अर्जेंटीना में क्या हुआ है, भारत ने आइडेंटिफाई की है 2 लिथियम और 1 कॉपर माइन अर्जेंटीना में। यानी भारत ने अर्जेंटीना के साथ क्या कर रखा था, उसने कोई एक संधि कर रखी थी, मेमोरेंडम कर रखा था, और उसके तहत भारत क्या कर रहा था, अर्जेंटीना में खोज का काम कर रहा था। किसकी? लिथियम माइंस की। तो लिथियम माइंस उसने खोज निकाली है कितनी, 2, और कॉपर माइंस। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में आएगा मैम भारत दूसरे देश में जाके खनन का काम कर रहा है तो कौन करता है, तो ONGC विदेश लिमिटेड, उस कंपनी का नाम क्या है, ONGC विदेश लिमिटेड, है ना। ये काम करता है फॉरेन कंट्रीज में जाके, वहाँ पे जो भी खनन का काम होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें समझ ली हैं। तो लिथियम अगर मिल गया है तो अच्छा, अगर भारत ने वहाँ से डील कर रखी है तो भारत खनन का काम करेगा, तो कुछ बहुत % प्रॉफिट मतलब दूसरे के देश से निकाला जा रहा है, उनको भी देना होगा। लेकिन जितना इम्पोर्ट में हमको लगता था दूसरे देश से मंगाने में, जितना ज़्यादा पैसा लगता था, अभी वो कम लगेगा, है ना। तो हमारा इम्पोर्ट बिल थोड़ा क्या होगा, कम होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखते हैं आगे और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये रहा हमारा न्यूज़। अब हम इसमें पढ़ते हैं, द सेंटर सेंट अ टीम फॉर 3 जियोलॉजिस्ट इन नवंबर लास्ट ईयर टू एक्सेस पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट इन द लैटिन अमेरिकन नेशन। अब बेटा जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका महाद्वीप, इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका। तो सेंटर यानी केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी थी 3 जियोलॉजिस्ट की, यानी 3 भूगर्भ शास्त्रियों की, जियोलॉजिस्ट की हिंदी होती है भूगर्भ शास्त्री, इनकी टीम भेजी थी नवंबर लास्ट ईयर यानी 2022 में नवंबर में भेजी थी कि आपको जाना है अर्जेंटीना में, खोज करके आना है कि वहाँ पे पोटेंशियल देखना है, किसका? लिथियम का। तो ये जो टीम गई है इसने लिथियम डिपॉजिट अभी खोज भी निकाला है, 2 माइंस निकाली हैं, और कॉपर की 1 कॉपर की माइन निकाली है। पूरे विश्व में अगर मैं आपसे पूछूं कॉपर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, आपको कॉमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द टीम इंक्लूडेड 1 जियोलॉजिस्ट ईच फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी जिस टीम में, अब ये जो टीम भेजी गई थी, इस टीम में जो भेजे गए आपके जियोलॉजिस्ट थे, इसमें जो एक जियोलॉजिस्ट थे आपके मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थे यानी MECL के, और एक आपके खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल के थे, और एक आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे। किसके थे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है और आपको ये भी बताया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन
सेक्शन में बताना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। अब इसी के साथ ये भी बता देना, अभी लाइव लेक्चर होता तो आप लोग इसको कई बढ़ चढ़ के आंसर देते, लेकिन फिर भी अभी इसमें भी आंसर देना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, पुरातत्व तो उसकी भी आपको बताना है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी बताना है, ठीक है। तो इसको हम फिर आगे कवर करेंगे। तो कबील अ जॉइंट वेंचर सेटअप थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनल अल्मोनियम, ये जो नाल्को है और HCL है और MECL है, एम्स टू इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स टू द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। ये जो कबील जो कंपनी बनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, मैंने बताया था ना ONGC की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है। मतलब इसको जो बनाया गया है विदेशी धरती से जो खनिज तत्व है उनको निकालने के लिए ही बनाया गया है। और ये ज्वाइंट वेंचर मतलब कई लोगों ने मिलकर बनाया है। तो कौन कौन है, नाल्को है, HCL है, MECL है, इन तीनों ने मिलकर बनाया। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं बेटा, बस इतना आपने याद कर लिया। ये CDS वालों के लिए, थोड़ा डीप में CDS वालों को पढ़ना है। आपको NDA का हो गया, आपके जो एयरफोर्स के एग्जाम हो गए, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, तो आपको सीधे इतना पढ़ना है। कहाँ पे खोज निकाला है, किस देश में, तो अर्जेंटीना में, बस इतना। इंडिया फॉर्म्ड खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इन अगस्त 2019। तो मैंने जिस खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की बात करी थी ONGC की, तो इसको भारत ने कब बनाया था, अगस्त 2019। ये हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना है क्या, कि इंडिया ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाया है अगस्त 2019। मैंने बताया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ में मैंने किया है। तो फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स इन अदर कंट्रीज विच रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एन अर्जेंटीना फर्म फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स लाइक लिथियम। तो ये दूसरे देशों से खनिज तत्व निकालने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। क्लियर, चलिए अब आते हैं लिथियम का यूज़। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया लिथियम का यूज़ कहाँ होता है, तो इसमें लास्ट लाइन में वही लिखा है कि रिचार्जेबल बैटरीज में लिथियम का यूज़ होता है। तो दीज बैटरीज आर यूज टू पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। इन सब में ये बैटरीज यूज़ की जाती हैं और इन्हीं बैटरीज़ का आपका इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं बैटरीज़ की वजह से। तो लिथियम एक बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है। क्या है, एक बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है। क्लियर रहा है ना, बढ़िया से न्यूज़ ये समझ में आ गई। आगे बढ़ जाएं इसमें हम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारी लिथियम आयन बैटरीज को रिलेटेड। अभी एक क्वेश्चन और है कुछ दिन पहले, अब आपको लगेगा मैम कितने क्वेश्चन पूछ रही है ना। लिथियम आयन जो बैटरी है, इसका बैटरी बनाने का एक पावर प्लांट भारत में भी लगा है। एक प्लांट मतलब एक प्लांट भारत में भी लगाया गया है लिथियम आयन। देखिए भारत में सेमीकंडक्टर का भी एक प्लांट लगाया गया है, भारत में लिथियम आयन बैटरी का। आपको आंसर करना है ये कहाँ पे लगाया गया है, हमारे देश में किस स्थान पे लगाया गया है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली जो हमारी न्यूज़ है, इसी चीज़ को जो हमने अभी आपको सारा कुछ इंग्लिश में समझाया है, ये सारी चीज़ें इसमें हिंदी में लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है हिंदी में, है ना। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई भारत में अन्य खनिज, ये जो है इसको कब बनाया गया था, 2019 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम साइड हो जा रहे हैं। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ जाती है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मतलब ये न्यूज़ हम इसीलिए इसको रिकॉर्ड किया है बेटा, ताकि ये न्यूज़ेस आपकी छूटे ना। क्या न्यूज़ है, RRR जो RRR गीत, ये मूवी सब ने, मुझे तो लगता है कि जितने इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद कईयों ने ये मूवी भी देख ली होगी। तो RRR का जो गीत है नाटू नाटू, इन्होंने जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है? ये बाकियों से अलग इस तरह से है क्योंकि भारत की तरफ से पहला कोई ऐसा गाना है जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। भारत की तरफ से, सोचो आज तक भारत के किसी भी गाने को, किसी भी सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड नहीं मिला है। तो आपको आएगा मैम गोल्डन ग्लोब अवार्ड क्या है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसके बारे में हम समझेंगे। ये एक अमेरिकन अवार्ड है, ये 1944 से दिया जाना शुरू हुआ है, मतलब अमेरिका में दिया जाता है। और ये पूरे विश्व में जितने भी हैं सबको एकदम देखा जाता है, सबको देखा जाता है हर चीज़ को। कब से शुरू हुआ था? सबसे फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? 1944 में दिया गया था, है ना। कब दिया गया था? 1944 में दिया गया था। तो इसमें देखते हैं फिल्मों के गानों को इसमें क्या किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। तो ये भारत का पहला गीत है जिसको क्या मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, नाटो नाटो। ठीक है, नाटो नाटो मतलब ये यूक्रेन और अमेरिका वाला नाटो नहीं है, ठीक है, ये नाटू नाटू करके है। हालांकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जब इसको अवार्ड मिला तो मैंने ये सॉन्ग नहीं देखा था, लेकिन फिर मैंने रिसेंटली वीडियो आपका रिकॉर्ड करने से पहले ये सॉन्ग को देखा है। तो चलिए
तो इसमें क्या है, इसमें देखना, इसमें आपको याद करने, आपके लिए क्या याद करने, एक तो भारत के लिए, क्योंकि इसमें ना प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है। और इस सॉन्ग के जो इस मूवी है, एस राजामौली की मूवी है, इस मूवी में जो एक्टर्स जो हैं, ये मतलब ऐसा नहीं है, ये एक भारत की मूवी है, इसको ऐसा नहीं करेंगे कि साउथ का सिनेमा की क्या सिनेमा। और इस मूवी ने 1200 करोड़ रुपए कमाए हैं, सोचिए, ये एक रीजनल सिनेमा टाइप की एक मूवी थी और इसने मतलब 1200 करोड़ रुपए कमाए हैं। इतना ज़्यादा इसने कमाई की हो पूरे विश्व में। आज भी जापान में महीना भर हो गया है, लेकिन ये मूवी मतलब वहाँ पे रिलीजिंग उसकी चल रही है, मतलब सिनेमा से उतरी नहीं है, जापान में हो गया, मतलब विदेशों में, आपके रशिया वगैरह में, हर जगह ये मूवी बहुत जोरों शोर से चल रही है। ठीक है, कौन सी RRR, तो ये, और इसने इतनी कमाई की है। और इसी का जो गाना है नाटू नाटू, इसको हिंदी वर्जन में डब किया गया था, नाचो नाचो करके था। तो ये जो नाटू नाटू वाला है, जो आपका ओरिजिनल उसमें लैंग्वेज में है, इसको क्या मिला है, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। अब इसके आपको क्या याद करना है, म्यूजिक कंपोजर कौन है। अब म्यूजिक कंपोजर से याद आया, जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि नाटू नाटू गाने के म्यूजिक कंपोजर कौन है। आप लोगों ने सिंगर का नाम लिख दिया है कंपोजर में, है ना। तो आगे चलिए, उस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया, MM कीरावानी। MM कीरावानी क्या है, उसके म्यूजिक कंपोजर हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये रहे म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है, और लिरिसिस्ट आपके हो गए चंद्रबोस एंड सिंगर हो गए राहुल सिप्लीगंज। तो राहुल सिप्लीगंज बेटा सिंगर थे, आप लोगों ने सिंगर का नाम लिख दिया था कंपोजर डायरेक्टर में। ठीक है, तो इट इज़ अ रिमार्केबल डे, ये भारत के लिए बहुत ही रिमार्केबल दिन है, बहुत ही मतलब एक तरह से पहचान वाला दिन है, क्योंकि भारत की किसी पिक्चर को, भारत के किसी गाने को ये अवार्ड पहली बार दिया गया है। ये मनोरंजन जगत के लिए SS राजामौली की तेलुगु लैंग्वेज की एपिक ड्रामा जो है RRR, तेलुगु भाषा की ये फिल्म है। किस भाषा की है, तेलुगु भाषा की है। अब तेलुगु भाषा भारत में कहाँ बोली जाती है, तेलुगु भारत में आंध्रा में बोली जाती है, तेलंगाना में बोली जाती है। तमिल भारत में तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम भारत में केरला में बोली जाती है। कन्नड़ भारत में आपके कर्नाटका में बोली जाती है। चलिए, तो म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावानी, लिरिसिस्ट चंद्रबोस एंड सिंगर राहुल सिप्लीगंज एंड काला भैरव आर ओवर द मून एज R राजमौली, NTR रामन, ये जो चरण है, एंड सेवरल अदर्स एसोसिएटेड विद द फिल्म। The fact that Natu Natu trumped music stalwarts like Taylor Swift, Alexander Desplat, Lady Gaga and Rihanna, who were also among the nominations। अब ये गाना नाटू नाटू इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो जाता है, क्योंकि नॉमिनेशन होते हैं ना, कोई भी अवार्ड मिलता है तो अवार्ड से पहले नॉमिनेशंस होते हैं, तो 5-6 नॉमिनेशन होते हैं। तो नॉमिनेशन में आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े दिग्गज। टेलर स्विफ्ट को अगर आप लोगों ने गाने सुने होंगे, ये मतलब एक ब्रिटिश सिंगर हैं, इनके गाने, इनको इतने ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं, इनको एमी अवार्ड्स मिले हैं, मतलब अवार्ड का नाम लो जो इनको ना मिला हो। और ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति का नॉमिनेशन था, और उस व्यक्ति को पछाड़ते हुए नाटू नाटू क्या हुई है, नंबर 1 पे आई है। अलेक्जेंडर डेस्पॉल्ट थी। लेडी गागा का नाम आप सबने सुना होगा। रिहाना, ये अमेरिका की बहुत ही फेमस सिंगर है रिहाना, ये सब नॉमिनेशन में थी। इनको सबको पछाड़ते हुए नाटू नाटू को क्या मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। याद रखिएगा गोल्डन ग्लोब। देखिए 3-4 अवार्ड्स होते हैं। ऑस्कर अवार्ड मूवीज़ के लिए दिया जाता है, दुनिया भर की मूवीज़ को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एक आपका हो गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एक आपका होता है एमी अवार्ड्स आपका वेब सीरीज़ वगैरह इन सब के लिए दिया जाता है, सीरियल वगैरह जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो ये इनमें अंतर करना है। ठीक है, ये आपको गाने के लिए दिया गया है। तो अभी जनवरी महीने में ये गाने के अवार्ड वाले, इनको मतलब अवार्ड किया गया है। फरवरी महीने में ऑस्कर्स के मतलब नाम घोषित हो जाएंगे और ऑस्कर अवार्ड दिए जाएंगे। तो हो सकता है RRR मूवी का ऑस्कर में भी एक आध प्राइज़ इसको मिल जाए, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, मतलब किसी भी चीज़ के लिए इसको अवार्ड मिल सकता है। तो बिल्कुल घबराना, मतलब वो नहीं होना है कि अचंभित नहीं होना है, इसको इतने अवार्ड मिलते आए हैं, इतनी इसने कमाई की है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अभी भारत में एक और ये अलग से न्यूज़ है, इसका पिछली न्यूज़ से कोई ऐसा संबंध नहीं है। भारत में अगर भारत किसी इंडियन व्यक्ति को अगर देखा जाए जिसको क्या मिला हो, ये ग्रैमी अवार्ड मिला हो, तो ये हैं भारत के ग्रैमी। मैंने बताया ये अभी जो मिला है ये गोल्डन ग्लोब है, ये दूसरा अवार्ड है ग्रैमी। ठीक है, ये भी क्या है, सिंगिंग के लिए दिया जाता है, ये अमेरिका में दिया जाता है। ये रिकी केस को मिला है। किसको मिला है, रिकी केस को मिला है। ठीक है, इनको ये पहले मिला था, ये रहा रिकी केस। ठीक है, रिकी केस का अगर आप यूट्यूब पे मतलब वो देखेंगे तो उसमें भी आपको कई सारे मतलब कावेरी नदियों पे कई मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट टाइप के बहुत सारे आपको नदियों पे गाने मिल जाएंगे। कावेरी नदी पे इन्होंने एक तरह से, कावेरी नदी बहुत ज़्यादा सूख रही थी, उसका बहुत ज़्यादा वहाँ के पानी का मतलब दोहन हो रहा था, तो जल संरक्षण को लेकर इन्होंने एक वीडियो बनाया था। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है,
अवनी चतुर्वेदी इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल पायलट टू पायलट सुखोई फाइटर जेट। तो मैंने इसमें क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज वीर गार्डियन होनी, याद कीजिए 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, एक्सरसाइज वीर गार्डियन भारत और जापान के बीच में हो रही है, एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और उसमें मैंने आपको बहुत ही एम्फसाइज करके बताया था कि बेटा इसमें आपका क्या होना है, इस एक्सरसाइज में भारत की जो 3 महिला फाइटर्स हैं, वो 3 महिला जो प्लेन फाइटर प्लेन जो चलाती हैं, पायलट्स हैं, वो आपको क्या करती हैं, वो इसमें एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की तरफ से को जो फाइटर प्लेन चलाने वाली जो महिला पायलट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी। तो अवनी चतुर्वेदी इंडिया की पहली फीमेल पायलट हो गई हैं जो कि सुखोई फाइटर जेट को चलाएंगी। किसको चलाएंगी, ये रही अवनी चतुर्वेदी। तो ये आपकी क्या चलाएंगी, सुखोई फाइटर जेट को चलाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूज़ को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सुखोई 30 MKI पायलट स्क्वाड्रन लीडर चतुर्वेदी यानी अवनी चतुर्वेदी, सुखोई हमने किस देश से लिया है, रशिया से लिया है। तो सुखोई विल बी असाइंड टू द वीर गार्डियन 2023 इन जापान। मैंने बताया ना, ये वीर गार्डियन जो एक्सरसाइज हो रही है जापान के साथ हो रही है, इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए अवनी चतुर्वेदी जी वहाँ पे जाएंगी और सुखोई विमान जो है उसको उड़ाएंगी। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहली महिला फाइटर पायलट हैं। तो स्क्वाड्रन कमांडर अवनी चतुर्वेदी विल पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन 2023। तो जैसे ही ये एक्सरसाइज शुरू होगी 2023 में, वीर गार्डियन कहाँ हो रही है, जापान में। जापान में कहाँ हो रही है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, द गोल ऑफ द एक्सरसाइज इज टू इम्प्रूव एयर डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया। और इस एक्सरसाइज का गोल क्या है, जब भी 2 देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है उसका गोल क्या होता है कि 2 देशों के बीच में उनकी जो सेना के जो लोग हैं उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, क्या हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो। दैट इज वाई वो एक्सरसाइज वहां पे कंडक्ट कराई जा रही है। इंडिया की पहली महिला जो फाइटर प्लेन चलाने वाली है अवनी चतुर्वेदी टू पायलट एंड इंडियन सुखोई जेट एंड एरियल वॉर गेम्स इन जापान। मतलब जो भी आपके हवा में जो भी युद्ध होंगे उसमें जापान में पार्टिसिपेट करेंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई फीमेल ऑफिसर है वो जो फॉरेन में क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी और भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, भारत को क्या करेंगी, प्रतिनिधित्व करेंगी। 2 ऑफ द फीमेल फाइटर पायलट्स पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेंच एयरफोर्स वॉर गेम विद द फीमेल ऑफिसर एज पार्ट द फॉरेन कंटिजेंट विजिटिंग इंडिया। ठीक है, तो ये इसमें भी हिस्सा लिया था जो फ्रांस से हुआ था। और ये चलिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है ही कि सयामा इरुमा एयरबेस, ओमितारा हयाकुरी एयरबेस एंड सराउंडिंग्स एयरबेस, ये आपकी 16 से 26 जनवरी के बीच में होगी। कहाँ कहाँ होगी, जापान में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि कहाँ होगी जापान में, तो यहाँ लिख दिया है सयामा इरुमा एयरबेस और हयाकुरी एयरबेस। ठीक है, ये हयाकुरी याद रखना है, इरुमा याद रखना है, बस ये 2 एयरबेस आपको याद रखने हैं जहाँ पे एक्सरसाइज वीर गार्डियन कंडक्ट कराई जा रही। क्लियर है, चलिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी किस में लिखी हैं, हिंदी भाषा में लिखी हैं। और इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि पहली बार महिला अधिकारी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश यात्रा करेंगी। 2 महिला लड़ाकू पायलटों ने भारत आने वाली विदेशी टुकड़ियों के हिस्से के रूप में महिला अधिकारियों के साथ फ्रांसीसी वायुसेना के युद्धाभ्यास में भी भाग लिया था। ठीक है, तो ये उसमें से न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो हमारी खबर है, स्टार्ट मी अप यूके स्पेस मिशन दैट फेल्ड। ठीक है, अब यूके जैसी कंट्री है ना, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी ऋषि सुनाक जी हैं, वो भारतवंशी ही हैं। तो ऋषि सुनाक जो आपके हैं वो वहाँ पे उस कंट्री को हेड कर रहे हैं। वो कंट्री जो कि इतनी डेवलप्ड होती थी, जिसने कितने मतलब दुनिया के एक बड़े हिस्से को उसने क्या बना रखा था, अपना गुलाम बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था, भारत भी उसका उपनिवेश था। वो कंट्री सोचो उसका स्पेस मिशन फेल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कंट्री, इस मामले में अगर हम देखेंगे तो हम इतने टाइम से गुलाम थे, उस हिसाब से अगर हम अपने इसरो को देखें तो हम अपने इसरो पे बहुत ज़्यादा प्राउड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसरो का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है, फेलियर रेट बहुत कम है। और यूके जैसी कंट्री के लिए अगर स्टार्ट मी अप यूके का स्पेस मिशन था जो कि फेल हो चुका है। तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या था, कैसे फेल हो गया, तो इसके बारे में डिटेल में चलिए जानते हैं। तो ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए रोलिंग स्टोन्स को चैनल करते हुए मिशन को स्टार्ट मी अप करार दिया गया था। ठीक है, इसका नाम क्या था, स्टार्ट मी अप, है ना। और ये रॉकेट को इतिहास बनाने के लिए सेट किया गया था। ठीक है, मतलब किस लिए किया गया था, ये ब्रिटेन का रॉकेट था और इसको ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए रोलिंग स्टोन्स का चैनल करते हुए मिशन को स्टार्ट मी अप इसका नाम दिया गया। ठीक है, अब जो यूके से पहली बार कक्षीय प्रक्षेपण होगा, ये मतलब यूके से फर्स्ट एवर ऑर्बिटल लॉन्च फ्रॉम द यूके, मतलब यूके से ये पहला
आज तक सोचो बेटा, आज तक ज़िंदगी में यूके की धरती से कोई मतलब ऑर्बिटल लॉन्च हुआ ही नहीं था। फिर कहाँ से होता था? एक लॉन्च इन्होंने किया था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की धरती से किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके संबंध अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया पे भी इन्होंने गुलाम बना रखा था, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा भी है। तो इन्होंने जो इससे पहला किया था परीक्षण, जो सफल भी रहा था, ऑस्ट्रेलिया से किया था, अपनी धरती से नहीं किया था। अपनी धरती से ये इनका फर्स्ट एवर ऑर्बिटल लॉन्च था, जो कि क्या हो गया है? फेल हो गया है। बट वर्जिन ऑर्बिट सेज इट्स लॉन्चर वन रॉकेट एक्सपीरियंस्ड एन अनोमली जस्ट बिफोर इट कुड बी डिलीवर इट्स पेलोड एंड द क्राफ्ट वाज लॉस्ट। इन लोगों ने उन्होंने बताया कि जो उसमें से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बताया कि ये मतलब क्या है, ये जो ऑर्बिट था, ये निकला था, इसमें कुछ अनोमली आ गई थी, मतलब कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिस वजह से वो अपना पूरा ट्रेजेक्टरी मतलब फेल कर गया और वो मिशन क्या हो गया? फेल हो गया। नाउ ऑफिशियल्स से दैट दे विल स्टार्ट अगेन, नोटिंग दैट द मिशन सेट अ न्यू प्रेसिडेंट फॉर द यूके एंड प्रूव द वायबिलिटी ऑफ देयर लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो अब इन्होंने कहा है कि अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, फेल होते हैं, लेकिन फेल होके हार नहीं मानना है, उसमें फिर से लगना है। तो यही चीज़ वहाँ की स्पेस एजेंसी ने भी कहा है। तो ये चीज़ यूके के बारे में थी। ठीक है, तो यूके ने अपनी कक्षा से, अपनी धरती से कभी भी कोई स्पेस मिशन क्या किया है? उसको चालू नहीं किया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाएं अगली न्यूज़ की ओर। देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। तो ये देखिए, ये पूरा इसमें ट्रेजेक्टरी पूरा एकदम मैप के बाकायदा इसमें दिखा दिया गया है। हाउ विल द स्पेस रिपोर्ट कॉर्नवॉल लॉन्च वर्क, मतलब किस तरह से ये करता है। तो ए मॉडिफाइड बोइंग 747 विल टेक ऑफ फ्रॉम द स्पेस पोर्ट कॉर्नवॉल, ये इस तरह से है, इस तरह से इसको ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ है, गैबन नेम्स वाइस प्रेसिडेंट एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर। गैबन की जो पहली गैबन की मतलब जो नई वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनी है और जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनका नाम क्या किया है? ये वाइस प्रेसिडेंट एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए इसमें देख लेते हैं न्यूज़ क्या है हमारी। न्यूज़ रही ये हमारी, गैबन के राष्ट्रपति अली बोंगो ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज़ क्रिस्टियन ओसाको रापोंडा को उपराष्ट्रपति की भूमिका के लिए नियुक्त किया है और उनकी जगह एक नए पीएम का नाम दिया है, उनकी जगह नए पीएम का नाम दिया है। ठीक है, गैबन के प्रेसिडेंट जो हैं अली बोंगो ने अपॉइंट किया है कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रोज क्रिस्टियान रोस्पोंडा टू द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, अब उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? गैबन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गैबन में हुआ है। ठीक है, तो गैबन आपका क्या है? अफ्रीकी देश है। क्या है? अफ्रीकी देश है। तो ये है ओसुका रापोंडा 59 was appointed in July 2020 after her predecessor stepped down. She was डिफेंस मिनिस्टर बिफोर दैट। इससे पहले ये क्या थी? डिफेंस मिनिस्टर थी। इनको प्रधानमंत्री कब बनाया गया था? 2020 में बनाया गया था, यानी कोविड ईयर में बनाया गया था। ओसुका रापोंडा was named बजट मिनिस्टर इन 2012 बिफोर बीइंग इलेक्टेड मेयर ऑफ द कैपिटल लिब्रेविली इन 2014। इससे पहले मतलब ये इनका पुराना इतिहास है, उस पर हमें नहीं जाना है, हमें केवल ये याद रखना है। गैबन की जो वो बनी है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनी है, प्रथम महिला वाइस प्रेसिडेंट, ये कौन है? ये इनका नाम है, थोड़ा सा बड़ा सा है, ओसुका रापोंडा। ऐसे करके याद कर लेना, पूरा नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, ओसुका भी कर लेंगे तो इतना भी पर्याप्त रहेगा। आगे बढ़ जाए। तो अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन की बारी, हमारे क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। तो विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, इसका आपको आंसर करना है इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द CPCB रिपोर्ट। तो CPCB का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका फुल फॉर्म लिख लो, CPCB का फुल फॉर्म लिख लो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय जो प्रदूषण नियामक जो आपका बोर्ड है वो CPCB है। तो CPCB के अनुसार मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, भारत में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है ना। क्वेश्चंस चाहे अगर वो कर लो या फिर कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, साथ ही साथ चाहे स्क्रीनशॉट कर लो, क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं इसमें हम। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? एशले गार्डनर दिसंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किससे संबंधित है? यानी एशले गार्डनर द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2022 बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये हैं प्लेयर
ये हैं एशले गार्डनर, ये वुमेन प्लेयर हैं और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। वैसे भी क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट की कोई भी न्यूज़ हो आप लोग एकदम बढ़ चढ़ के आंसर करते हो, है ना। तो मेंस क्रिकेट में करते हो, देखते हैं वुमेन्स क्रिकेट में आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो इनको आईसीसी अनाउंस करता है ना बेटा, हर बार अपनी जो आईसीसी क्या करता है, प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस करता है। एक मेल में करता है, एक फीमेल में करता है। तो फीमेल में जो प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए जो थी एशले गार्डनर, आपको आंसर बताना है कि ये किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, ठीक है, इसका आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया था। चलिए इसमें पूछ लिया गया, ये आईसीसी से रिलेटेड ही न्यूज़ इसमें पूछ ली गई हैं। तो ये आज के हमारे आखिरी प्रश्न थे। इससे पहले जो कल हमने क्वेश्चंस पूछे थे, यानी जो पिछले सेशन में हमने जो क्वेश्चन पूछे थे, उन सेशंस के, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन था आपका, मैं आपको रीड कर रही हूँ, इन विच सिटी डिड द 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ओपन। हिंदी में सुन लीजिए, 83वें नंबर का यानी 83 नंबर का जो आपका अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन था कि 83rd नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ। तो इसका आपका आंसर था जयपुर। कहाँ पे हुआ? जयपुर। अभी तक जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, कई लोगों ने उसमें आंसर दिए थे। नरेंद्र ने आंसर दिया था, सत्यप्रकाश तिवारी ने आंसर दिया था, है ना, इन लोग, दीपिका ने आंसर दिया था। तो ये आपका था 83rd में आपका क्या है, जयपुर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा था, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए, इन विच स्टेट डिड डीआरडीओ कैरी आउट द सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2। तो पिछले सेशन में हमने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 के बारे में पूछा था। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस राज्य में डीआरडीओ ने पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, किस राज्य में किया है। तो इसका आंसर आपका क्या था, किस राज्य में किया है डीआरडीओ ने सफल परीक्षण। तो ये आपका डीआरडीओ ने किया है उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? चांदीपुर कोस्ट, चांदीपुर कोस्ट। और वहाँ पे जहाँ से करते हैं उस द्वीप का नाम क्या है? कलाम द्वीप, ठीक है। उससे पहले उस द्वीप का, कलाम द्वीप नाम से पहले उसका क्या नाम था? व्हीलर द्वीप, ठीक है। उसी का नाम परिवर्तित करके कलाम द्वीप किया है एपीजे अब्दुल कलाम को, उनको मतलब सम्मानित, उनको ऑनर करते हुए, ठीक है। और कल के सेशन का यानी पिछले सेशन का हमारा जो आखिरी प्रश्न था, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटो नाटो, यानी RR मूवी का जो सॉन्ग था, ये सॉन्ग हमारा, इसका कंपोजर कौन था, है ना। कंपोजर में आप लोगों ने, कई लोगों ने राहुल सिपलीगंज का नाम लिख दिया था, लेकिन बेटा अभी जस्ट मैंने आज ही पढ़ाया ना कि इनका जो नाम था, ये सिंगर थे, ये उस सॉन्ग के, नाटो नाटो सॉन्ग के ये क्या थे? सिंगर थे। आपको क्या करना है, नाटो नाटो के, मैंने कंपोजर इसमें पूछा गया था यानी डायरेक्टर, तो इसमें आपका आएगा आंसर MM कीरावनी, MM कीरावनी, MM कीरावनी। तो कल के क्वेश्चंस के भी आंसर हो गए। आज के जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, इनके आंसर हम जो आपको देंगे नेक्स्ट सेशन में, जब भी हम आपको पढ़ाएंगे उसमें हम आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वैसे हमने संपूर्ण कोशिश की है कि आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो, और जिस वजह से अगर हम छुट्टी ले रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान क्यों हो, तो हमने ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। तो बेटा इसी तरह से पढ़ते रहो, है ना। तो कमेंट के जो आंसर्स हैं क्वेश्चन के आंसर, वो क्वेश्चन के आंसर देते रहो, रेगुलर करते रहो एग्जाम तक। जब तक हमें सिलेक्शन नहीं ले लेना तब तक लगातार लगे रहना है। और जो हमारे MKC के चैनल पे आपको सारे ही जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस जैसे चलती हैं उसी तरह से सारे ही लेक्चर्स, हर एग्जाम स्पेसिफिक, आपके एयरफोर्स का हो गया, आर्मी का हो गया, CDS वगैरह का हो गया, FCAT का हो गया, सारे ही लेक्चर आपको स्पेसिफिक चैनल बना दिए गए हैं। करंट अफेयर की क्लास आपको हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही आपके करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री, मुफ्त में आप एकदम अवेलेबल हैं। जो टेस्ट होता है, टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको जो लर्निंग ऐप है, जो टेस्ट प्रेप ऐप है, उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबने इसको एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।